आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने जा रहा है। अब से ठीक 2 घंटे के बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री अपने दफ्तर पहुंच चुकी हैं और अब किसी भी वक्त राष्ट्रपति भवन के लिए वो रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति से बजट को मंजूरी मिलने के बाद निर्मला सीतारमण सीधे संसद भवन पहुंचेंगी, जहां कैबिनेट की बैठक में बजट पर मुहर लगेगी और इसके बाद ही लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इस बजट में क्या नया होने वाला है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। पीएम मोदी बजट का टारगेट सेट कर चुके हैं। पीएम मोदी ने इसे 2047 के विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट करार दिया है। संसद में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि उनकी सरकार का बजट इस बार आर्थिक नीतियों और सुधारों की नई पहल लेकर आएगा, जो 2047 के विकसित भारत का रोड मैप देगा। इसीलिए माना जा रहा है कि लीक से हटकर बजट हो सकता है। इस बार बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान और रोजगार पर रह सकता है। निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। वाकई में इस बार का बजट इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि इस बार ये मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट है। ये पूर्ण बजट है और वो भी ऐसे वक्त पर जब 3 राज्यों में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। किसानों को इस बजट से क्या मिलेगा, गरीबों को इस बजट से क्या मिलेगा, युवाओं को, महिलाओं को इस बजट से कितनी अपेक्षाएं हैं, वो सारी बातें हम लगातार इंडिया टीवी पर लगातार आपको बताते आ रहे हैं। लेकिन पहले बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो साल 2019 से लगातार बजट पेश कर रही हैं और ये उनका कॉन्सेक्यूटिव 7वां बजट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय में मौजूद हैं, अपनी टीम के साथ मौजूद है। वो पूरी यूनिट जो लगातार अथक प्रयास के साथ इस बजट को तैयार करती है, उनके साथ इस वक्त निर्मला सीतारमण मौजूद है और यहाँ से वो सीधा जाएंगी राष्ट्रपति भवन, जहां द्रौपदी मुर्मू की परमिशन वो लेंगी। एक तरीके से द्रौपदी मुर्मू से बजट पेश करने की वो मंजूरी लेंगी और फिर वहां से वो संसद भवन के लिए रवाना होंगी, जहां पर पहले कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी और फिर ये राज्य मंत्री बजट के साथ, मतलब वित्त मंत्री और साथ ही वित्त राज्य मंत्री बजट के साथ संसद में एंट्री लेने के बाद ठीक 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, बजट पेश किया जाएगा और आज मोदी सरकार 3.0 के पिटारे से क्या निकलने वाला है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। केंद्रीय बजट पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बजट राष्ट्रहित में आता है और इसी प्रकार से बजट आएगा। मंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो बजट राष्ट्रहित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी शोएब रजा वित्त मंत्रालय से लाइव जुड़े हुए हैं। ये देखिए, बहुत कड़ी मेहनत के बाद शोएब ये बजट तैयार किया जाता है और बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेने से पहले एक बार अपनी टीम के साथ अंतिम दौर की ये मुलाकात बजट पेश करने से पहले कितनी महत्वपूर्ण, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए हलचल तेज है वित्त मंत्रालय के बाहर और इस दरवाजे पर वित्त मंत्रालय के गेट नंबर 2 पर सबकी निगाह लगी हुई है। कुछ देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएगी और जो क्योंकि डिजिटल तरीके से अब बजट को पेश किया जाता है संसद में, पहले हम अटैची देखते थे हाथ में, अब वो छोटा जो टैब है वो दिखाई देगा और वो जो तस्वीर है, यही तस्वीर एक तरीके से यादगार तस्वीर बन जाती है हर साल की, कि दरअसल इस बार बजट पेश किया जाएगा और क्या कुछ इस बार रहने वाला है, इस पर निगाहें हैं। जिस तरह से आप कह रही थी, चाहे किसानों को लेकर हो या फिर रोजगार का जो मसला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार अपोजिशन घेरता रहा है सरकार को। इस सेक्टर्स में किस तरह से इस बजट में ध्यान रखा गया है, इस पर तो निगाह लगे रहेगी। लेकिन साथ ही चूंकि देखिए इस बार जो सहयोगी है, खासतौर पर बीजेपी के जो एनडीए में शामिल दल है और बिहार का खासतौर पर जेडीयू, जिस तरह से हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा कि ये मुद्दा जेडीयू की तरफ से उठाया गया कि बिहार को स्पेशल जो स्टेटस है वो दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से इसको अभी डिनाई किया गया है, लेकिन तब भी ये उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि जो स्पेशल पैकेज है वो उसका ऐलान किया जा सकता है। लेकिन क्या वो किया जाएगा, क्या, इस पर लोगों की निगाहें लगी हुई है। इसी तरह से हम
बात करते हैं दूसरे सहयोगी दलों की, तो उन तमाम राज्यों पर भी निगाह बनी रहेगी। जाहिर है शोएब, आपका इशारा बिहार की तरफ है, आपका इशारा आंध्र प्रदेश की तरफ है, क्योंकि बिहार को पहले ही सरकार कह चुकी है हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, और अगर ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो फिर विशेष पैकेजेस की मांग होगी। आज का ये बजट बता देगा कि बिहार को क्या मिलने जा रहा है, आंध्र प्रदेश को क्या मिलने जा रहा है, और खास तौर पर वो तमाम योजनाएं जो मोदी सरकार की विजनरी योजनाएं हैं, फिर चाहे वो गरीबों की आवास की योजना हो, हर घर नल से जल की योजना हो, तो ये तमाम योजनाओं को कितना फंड मिलेगा, वो सेग्रीगेशन कैसा होगा, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। बिल्कुल, देखिए चूंकि राष्ट्रपति महोदय की तरफ से भी हमने संसद में जब अभिभाषण सुना था तो उनकी तरफ से बात कही गई थी कि विकास पर एक तरीके से निर्भरता रहेगी। पूरा जो बजट का खाका इस बार रहेगा, मेरी सरकार का जो शब्द इस्तेमाल किया गया महामहिम के जरिए, तो देखना यही होगा कि आज के बजट में वो तमाम चीज़ें किस तरह से नजर आती है, क्योंकि सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है कि 2043 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो उस दिशा में हम पिछले कई सालों से जो बातें हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए या दूसरे जो सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा सुनते रहे हैं, तो किस तरह से उस खाके को आगे बढ़ाया जाएगा। और जिन राज्यों का जिक्र आप कर रही थी, चाहे महाराष्ट्र, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में चुनाव जरूर है, लेकिन चुनाव तो हर साल कहीं ना कहीं रहते ही है मीनाक्षी। तो देखना यह होगा कि क्या उन तमाम चीज़ों का भी ख्याल इस बजट में रखा गया है, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास के लिए जिसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही है कि शायद टैक्स में कुछ इस तरह की छूट हो सकती है सरकार की तरफ से, क्योंकि पिछले कई दौर में हमने देखा है जो बजट पेश किया गया कि जिस तरह से उम्मीदें थी टैक्स को लेकर वो पूरी नहीं हुई थी। तो कम से कम अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार शायद वो उम्मीदें भी पूरी हो। किसानों के रोजगार को लेकर, दूसरे जो विकास के काम हैं उन तमाम चीजों को की फंडिंग को लेकर, तो ये खाका आज दिखेगा। और पूरे देश को उम्मीदें हैं कि जब ये पिटारा खुलेगा तो कितनी खुशखबरी इस पिटारे से निकलकर सामने आएगी। आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये बजट, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और जो मोदी की गारंटियों का जिक्र बार बार किया जाता है, मोदी की गारंटियों की कितनी झलक इस पूरे बजट में हमें देखने को मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे साथ, हमारे इस खास कवरेज में, सबसे बड़ी कवरेज में। ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मोदी सरकार पेश करने जा रही है। विजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या उम्मीदें हैं, कैसा होना चाहिए ये बजट? देखिए, तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री ने किया, ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक काम है, और उसमें निर्मला जी तीसरी बार सरकार के कार्यकाल में बजट पेश कर रही है। लेकिन एक बदलाव जो हुआ है कि एक भारतीय जनता पार्टी की ताकतवर बहुमत वाली सरकार थी, वो अब एनडीए की सरकार के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 240 के साथ 293 पर सरकार चल रही है। तो क्या ये एनडीए गठबंधन का बजट होगा, इस पर बात। और यदि हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखें तो उसमें साफ दिखाई देता है कि किसान समृद्धि योजना को, किसान सम्मान योजना जो है उस पर कैसे काम करेंगे, अटल पेंशन योजना पर कैसे काम करेंगे, और ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास है, यानी हिंदुस्तान ही है, मिडिल क्लास तो मैं मोटे तौर पर हिंदुस्तान पूरा मानता हूँ, उसको टैक्स में रिलीफ किस तरह से मिल रहा है, इस पर ध्यान देने की बात है। एक जो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बात कही थी, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की बात, 70 साल की उम्र तक के लोगों के लिए, उस पर भी क्या काम हो रहा है ये देखना होगा। लेकिन जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, उनके जो राज्य हैं उनके लिए कुछ खास बात इस बजट में कही जा रही है या नहीं कही जा रही है? चर्चा हम कर रहे थे ना विजय जी कि वो पैकेज थोड़ा विशेष होना चाहिए। बिल्कुल, तो कितना विशेष पैकेज मिलता है? अनंत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, विजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। जल्दी से कुछ जानकारियां हम अपने दर्शकों के सामने रख दें। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट स्पीच में अक्सर भारी भरकम टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। कई बार आम लोगों के लिए उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया टीवी पर हम आपको आपकी आसान भाषा में वित्त मंत्री के भाषण की एक एक बात हिंदी में बजट समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सरकार के लिए बजट का पैसा आखिर आता कहां से है।
सरकार की इनकम का सोर्स क्या है, तो वो सबसे पहले आपके सामने कि इनकम टैक्स जो सरकार हमसे वसूलती है, जीएसटी कलेक्शन जो देश की जनता से होता है, प्रोडक्ट्स को आप जब खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी लागू होता है, उस जीएसटी से भी सोर्स ऑफ इनकम ये गवर्नमेंट जनरेट करती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, एक्साइज ड्यूटी की बात करें, कस्टम ड्यूटी की बात करें, तो ये वो तमाम सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट पैसा जनरेट करती है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके जहन में यही आता है कि आखिर सरकार के पास पैसा आता कहां से है। ये जो जमा पूंजी की हम बात करते हैं, ये पैसा जमा कहां से होता है। तो ये तो आपने सिलसिलेवार तरीके से जान लिया कि सरकार के पास से पैसा आता कहां से है, लेकिन अब एक एक करके आपको ये बताते हैं कि सोर्स होते क्या हैं। देखिए, आपने देख लिया कि सरकार के इनकम के सोर्स क्या है, कहां से सरकार की आमदनी होती है। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि सरकार इस पैसे को कहां कहां और कितना खर्च करती है। ये सारे आंकड़े फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट के हैं और ये आंकड़े इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। राज्यों पर ये पैसे खर्च किए जाते हैं, जो ब्याज चुकानी होती है उस पर ये पैसे खर्च किए जाते हैं, केंद्र की जो स्कीम्स चलती हैं, जो योजनाएं चलती हैं केंद्र सरकार की, उस पर ये पैसे खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम राज्यों और यूटी की स्कीम जो होती है उस पर भी पैसे खर्च किए जाते हैं, वित्त आयोग पर भी ये पैसे खर्च किए जाते हैं। तो वो जमा पूंजी जो सरकार इकट्ठा करती है उसका खर्च कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमने आपके सामने रखा। मोदी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में देश की जनता के लिए अलग अलग वर्गों और अलग अलग समूहों के लिए कई तरीके की योजनाएं शुरू करती है। आपको उनमें से कुछ योजनाओं के बारे में बता दूं जहां मोदी सरकार का विशेष फोकस रहता है और इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि इन योजनाओं पर एक बार फिर से सरकार का विशेष ध्यान रहेगा, जिसमें गरीबों के लिए फ्री राशन की जो योजना है वो सरकार की ओर से चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें पैसा और बढ़ाया जा सकता है। जिन सड़कों से हम ट्रैवल करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ हम मूव करते हैं और पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि इस दिशा में बड़ा तेजी से काम हुआ। लेकिन पहले ये तस्वीर एक आपको दिखा दें जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ दिखाई दे रही हैं और इनके हाथ में वही लाल टैबलेट है, वो लाल टैबलेट जिसके अंदर पूरा बजट अंकित है। इस देश के गरीबों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के किसानों को, इस देश की महिलाओं को इस बजट से क्या मिलने जा रहा है, इस देश के मिडिल क्लास को क्या कोई रियायत इस बार इनकम टैक्स स्लैब में मिलने जा रही है, ये तमाम बातें इसी बजट में, इसी टैबलेट में अंकित हैं। आपको बता दें, बजट बनाने की प्रक्रिया वैसे तो 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन जो दस्तावेजों का संकलन होता है या फिर उसे पब्लिश करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक हलवा प्रक्रिया के साथ शुरू होती है, इसी समारोह के साथ शुरू होती है और फिर नॉट ब्लॉक के अंदर लगातार पूरी मेहनत के साथ इस बजट पर काम होता है। और जितनी टीम मेंबर्स इस वक्त आप देख रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तो आप देख ही रहे हैं, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, अरविंद श्रीवास्तव, हरिरंजन राव, ये तमाम चेहरे भी आपको, ये वो चेहरे देखिए, केवल एक मंत्री बजट पर काम नहीं करता बल्कि उनके सचिव काम करते हैं, राज्य मंत्री काम करते हैं, पूरी आईएएस की एक टीम होती है जो इस बजट को पूरे मंथन के बाद तैयार करती है। और खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना विजन तो इस बजट में है ही। साल 2047 का विकसित भारत कैसा हो, उसकी झलक इस बजट में कितनी दिखाई देती है, अब ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा। 9:12 का वक्त हो रहा है। यहाँ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगे निकल चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो इस बजट को पेश करने की अनुमति लेंगी, उनकी मंजूरी लेंगी और फिर ठीक 11 बजे आप इंडिया टीवी पर देखने जा रहे हैं बजट का प्रसारण लाइव। तो ये तस्वीरें देखिए बहुत खास हैं। हालांकि ब्रीफकेस पहले हुआ करता था वित्त मंत्री के पास, लेकिन उस ब्रीफकेस की जगह पेपरलेस किया गया और उसकी जगह अब ये लाल पाउच आप देखते हैं जिसमें आप टैबलेट देखते हैं। पेपरलेस बजट कर दिया गया है और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं ये बजट लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। ये औपचारिक मुलाकात राष्ट्रपति से होगी, फिर उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और फिर सदन में इस बजट को पेश किया जाएगा। ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के
साथ ही देश के बजट में क्या है, मोदी सरकार के पिटारे में क्या है, आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा ये बजट उतरने जा रहा है, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं वो कितनी बढ़ सकती हैं, कितनी नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी योजनाओं पर खर्च करती है, ठीक उसी तरह राज्य सरकारें भी अपनी अलग अलग योजनाओं पर खर्च करती हैं और इसके लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को रकम आवंटित की जाती है। आपको ये जानकारी दे दें कि किस राज्य को कितनी रकम दी जाती है। सबसे ज्यादा रकम उत्तर प्रदेश को दी जाती है, बिहार को 1.22 लाख करोड़ की जो रकम है वो केंद्र की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इस कड़ी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को रकम दी जाती है। आंध्र प्रदेश को 49.36 हजार करोड़ रुपए की जो रकम है, जो पैसा है, वो केंद्र की तरफ से राज्य को दिया जाता है। महाराष्ट्र की आप बात करें, चुनावी राज्य है, यहां पर 77.05 हजार करोड़ रुपए जो हैं वो केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र को दिए जाते हैं। इस कड़ी में सबसे जो आगे रहता है वो उत्तर प्रदेश रहता है। आगे झारखंड की बात कर लीजिए तो 40.33 हजार करोड़ रुपए झारखंड को दिए जाते हैं। ये भी चुनावी राज्य है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर है कि कौन से राज्य पर कृपा ज्यादा बरसेगी, जो सहयोगी दल हैं उनके राज्य को क्या मिलने वाला है। जो स्पेशल पैकेज की बात की जा रही है, स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग तो अब पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है, उन मानकों पर बिहार खरा नहीं उतरा है। तो एक झटका तो नीतीश कुमार को लगा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता आज के बजट की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि इसमें क्या होने जा रहा है। आप इसे झटका कह सकती हैं, लेकिन देखिए, जानकार तो ये भी कह रहे हैं ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है। वो ये जानते थे कि विशेष राज्य का दर्जा तो उन्हें मिलने वाला नहीं है, तो चलिए विशेष पैकेज की ही मांग कर ले। खैर, आपने बताया कि किस राज्य को कितना पैसा मिलता है और जो आंकड़ा आपने बताया उस लिहाज से दक्षिण के 5 राज्यों से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश का बजट आवंटित होता है। यह इस रिकॉर्ड में भी दिखाई दिया होगा आपको। अब किस मंत्रालय को कितना पैसा आवंटित होता है, आइए उसकी भी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने रख दें। इसमें सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना मिलता है, या अगर हम कहें कि जरा ग्राफिक्स प्ले करें इसके पीसीआर टीम से। ये देखिए, किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़ से इसका बजट और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृतकाल का बजट कहा है। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट है। ऐसे में इस 13वें बजट में जो सबसे ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, गरीबों को दिखाई दे रही है, जिसे गरीब आवास कल्याण योजना, अन्न योजना, इसे लेकर उम्मीदें हैं। अब हम जहां तक बात कर रहे हैं मंत्रालयों की, वित्त मंत्रालय को 18.5 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। अगर पिछले बजट के अगर आप आंकड़ों को देखें, इस बार ये बजट कितना बढ़ता है ये जानना जरूरी है। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो 6.2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इस बार रक्षा के क्षेत्र में जहां चीन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या वहां पर ये बजट और बढ़ाया जा सकता है? पिछली बार का बजट जरा आप याद करिए, जब रक्षा बजट सबसे ज्यादा अगर आवंटन किया गया था किसी क्षेत्र में, किसी मंत्रालय में, तो वो रक्षा मंत्रालय था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बात करें, जहां पर 2.78 लाख करोड़ का आवंटन पिछली मर्तबा किया गया था। हाईवे अथॉरिटी के लिए अलग से 1.68 लाख करोड़ का आवंटन था। इस बार ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अब 2047 तक का लक्ष्य है, ये विकसित भारत का लक्ष्य है, तो क्या ये आवंटन भी अभी और बढ़ेंगे? रेल मंत्रालय की बात करें, हाल के दिनों में हमने देखा कि सुरक्षा को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं, तो रेल सुरक्षा को लेकर, उसकी मेंटेनेंस को लेकर क्या इस बार रेल मंत्रालय का बजट बढ़ सकता है? इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात मीनाक्षी बताई, आपने मंत्रालयों के आवंटन की बात बताई, कितना पैसा उनको आवंटित होता है। इसमें यह भी जिक्र कर लेना चाहिए, वित्त मंत्रालय में अगर 18.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाते हैं तो सिर्फ ब्याज चुकाने में 11.90 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। रक्षा मंत्रालय की अगर आप बात करेंगे तो 6.2 लाख करोड़ इसका बजट है। तो सैलरी और पेंशन पर सबसे ज्यादा, इसमें से 3.31 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं।
हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अगर आप बात करेंगे तो 2.78 लाख करोड़ इसका बजट है। हाईवे अथॉरिटी के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। रेल मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो 2.55 लाख करोड़ इसका बजट है। डीजल और बिजली पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसी तरह सबसे ज्यादा जिस पर सभी की निगाहें हैं वो किसान से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 1.77 लाख करोड़ रुपए इसमें इसका बजट है, जबकि मनरेगा पर ही 86,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब ये सिलसिलेवार तरीके से मंत्रालयों का जिक्र हमने किया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन जी, कौन सा मंत्रालय आपको लग रहा है जिसके बजट में इजाफा हो सकता है, जिसके बजट में इजाफा होना जरूरी है, और कटौती फिर कहां से होने की गुंजाइश है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बजट निर्मला सीतारमण को बनाने के लिए उन्होंने कहा होगा, तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि उनके पास बहुत स्पेस है। भारत का जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो जिस लेवल पर पहुंच गया था कोविड के दौरान, वहां से घसीटकर वहां लेकर आए जो सामान्य स्थिति में भी यूपीए हासिल नहीं कर पाया। जो 3.4-3.6% की रेंज होती है, उस तरफ हम बढ़ गए। दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये रिकॉर्ड पर है। आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व है, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं है। तीसरी बड़ी चीज़ होती है कि क्या कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत बड़ी उथल पुथल हो गई है जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट भी बहुत बढ़ने वाला है, तो वो भी संकट तुरंत नहीं है। जो कुछ है वो स्टेबल हो चुका है। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं तो लंबे समय से लड़ रहे हैं, मतलब जो भी युद्ध की स्थिति या कमोडिटी की स्थिति। अब सवाल यह है कि यहाँ क्या करना है। मुझे लगता है कि फिर से पिछले 3 बजट की तरह जो सबसे बड़ा हिस्सा जाने वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाने वाला है। जो कैपेक्स 10 लाख करोड़ से अधिक का है, वो उस पर सबसे ज्यादा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी योजना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत 2047 तक बनाना है, उसके लिए करेंगे। दूसरी जो बड़ी चीज होगी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में और ज्यादा पंप इन होते हुए देखेंगे मनी को, क्योंकि ये साफ साफ कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा थोड़ा कम हुआ है। रूरल इकोनॉमी को आपको बूस्ट करना है, और रूरल इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए वहां आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखना पड़ेगा। उस सेक्टर में बहुत सी चीजें होंगी। और तीसरा जो प्रायोरिटी सेक्टर होगा वो होगा हेल्थ पर बहुत ज्यादा। और हेल्थ पर सिर्फ इसलिए नहीं कि आयुष्मान भारत में बजट बढ़ेगा, दूसरे भी ऐलान होंगे जो मुझे लगता है कि इस बजट में होते हुए दिखेंगे। ये मोटा मोटा मुझे 3 जो बड़े सेक्टर दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो अगर आप इंडस्ट्री के लिहाज से कहें तो पीएलआई का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। अच्छे परिणाम आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईटी मिनिस्टर, सारे लोग ये बताते हैं कि हम कैसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम बन गए जो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो पीएलआई का दायरा बढ़ेगा, वो सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में जो चिप बनाने वाली चीजें हैं उधर जाएगा। तो ओवरऑल कहें तो डेवलपमेंट का, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, और इसको अगर हम थोड़ा राजनीतिक भाषा में कहें तो ज्ञान का बजट होगा। अच्छा, वैसे तो अनंत जी, मोदी सरकार से कभी भी मैंने तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की है, और ना ही उनके पिछले सभी बजट्स में दिखाई दिया कि कोई चुनावी बजट होता है या चुनाव आने वाला है इसलिए बजट में कुछ ऐसा होगा, प्रावधान होगा या कुछ ऐसे एलोकेशन होंगे जिसे देखकर ये लगेगा कि हाँ ये चुनावी बजट है। लेकिन फिर भी हरियाणा, महाराष्ट्र, 3 राज्यों में जो चुनाव है, क्या उसे लेकर इस बजट में कोई इशारा होगा? देखिए, पहला तो एक टेम्पलेटेड रिएक्शन आएगा विपक्ष का, जो मैं पहले ही कह देता हूं आपको कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। 12 बजे के बाद आप ये लगातार सुनेंगे कि विपक्ष के लोग कहेंगे इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए बजट नहीं है। और दूसरा एक और जुमला सुनने को मिलेगा कि अडानी अंबानी का बजट है। तो ये 2 चीज़ मुझे आज सुबह से बहुत लग रहा था कि विपक्षी दल ये इस पर तैयारी कर रहे होंगे कि बजट चाहे जैसा भी आए, बोलना हमें यही है। इसलिए मैंने इसको टेम्पलेटेड रिएक्शन कहा। दूसरा जो आपने पूछा कि चुनाव की बात, कि चुनाव से रिलेटेड बजट, मुझे लगता है कि जितना इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले जितनी घोषणाएं की, चाहे वो लोगों को राशन मुफ्त में देने की घोषणा हो, चाहे कोविड के समय फ्री जो इंजेक्शन लगाए गए उसकी बात हो, या जो जन कल्याण के कार्य हों, उस सब चीज़ों को देखने के बाद अगर बीजेपी ने इतना कुछ करने के बाद अगर उसको 240 सीट आई है इस बार, तो मुझे लगता है कि इस बार तो कम से कम अब चुनाव आदि ध्यान में नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, हरियाणा और महाराष्ट्र 2 और झारखंड, ये 3 चीज़ें तो, आदिवासी कल्याण तो ऐसे ही मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, देश के सबसे बड़े पद पर जिस प्रकार से आदिवासियों की ताजपोशी हुई है, तो मुझे लगता है कि आदिवासी और वनवासी
मोदी सरकार की प्राथमिकता में है और बजट में उनको लेकर के बहुत सारी घोषणाएं होंगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे आज के बजट में लगती है कि करना चाहिए, ये मेरा मतलब अपना अनुमान है, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उस लाल टैबलेट में। और दूसरा एक मैं ये भी आश्चर्यचकित हूं कि मोदी सरकार ने ब्रीफकेस सूटकेस राजनीति तो कम से कम खत्म कर दी, अब वो टैबलेट पे आ गए। लेकिन टैबलेट का रंग अब भी लाल क्यों रखते हैं ये समझ में नहीं आता, उसको भगवा कर देना चाहिए। आपने लाल पहना हुआ है ना? नहीं, मैं तो इसलिए लाल पहना, मैं तो सोचा कि निर्मला जी लाल वो लेके आएगी तो, लेकिन आप मैच कर ले जाएं। हाँ, तो मैं यही सोच रहा हूँ। लेकिन जो अगर थोड़ा इस पर ध्यान दें तो इस बार रोजगार परक बजट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जिस प्रकार से विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, तो और रोजगार देने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होगा कि जो स्किल डिफिसिट है हमारे यहाँ, शिक्षा में रिफॉर्म की सबसे अधिक जरूरत है। आज के डेट में हर कोई ग्रेजुएट हो रहा है। आज बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी कहाँ से आती है? हमारे यहाँ से हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग, हर कोई ग्रेजुएट हो जा रहा है, चाहे वो ओपन स्कूलिंग सिस्टम से हो जाए, ओपन यूनिवर्सिटी से हो जाए। तो इस पर कुछ नहीं है। कौशल विकास जो मंत्रालय 2014 में बनाया गया था उसको बहुत सशक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार से सीधे सीधे वो जुड़ता है। और ये जो डेफिसिट है कौशल का, हम आपके स्टूडियो आते हैं तो रोज हमें एक फैक्ट्री में एक बोर्ड लगा हुआ पिछले 2-3 साल से देखता हूं मैं, यहाँ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। तो मैं एक दिन वहां रुका और मैंने उनसे पूछा उतर के कि भाई ये बोर्ड हटता क्यों नहीं है? तो बोले श्रमिक तो बहुत मिलते हैं पर कुशल श्रमिक नहीं मिलते हैं। तो ये बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बार कौशल विकास पर जोर उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढना है तो शिक्षा से नहीं होगा, वो कौशल और शिक्षा के बीच का जो डेफिसिट है उसको पूरा करने से होगा। मुझे लगता है उसमें जो आनंद जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मोदी सरकार का खासतौर से प्रधानमंत्री का स्किल डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस रहा। उन्होंने मिनिस्ट्री पर भी बड़ा जोर दिया, लेकिन मंत्री अभी कुशल नहीं मिला है शायद कौशल विकास के लिए, क्योंकि 2 बार लगातार मंत्री बदले गए हैं और उस मिनिस्ट्री का जो एक रिजल्ट आना चाहिए था, फॉलोआउट होना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा। तो प्रधानमंत्री जी को कुशल श्रमिकों से पहले कुशल मंत्री उस मंत्रालय पर काम करे, इसको भी देखना चाहिए। सर, कौशल विकास और संस्कृति मंत्रालय का एक ही हाल है। जिस मंत्री को उसमें भेजा जाता है उसको लगता है कि मुझे संटिंग पोस्ट पे दे दिया गया।